आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इकोनॉमिक्स के टॉप 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, ये जो वर्ड है, इसका जो उत्पत्ति हुआ है किस भाषा से हुआ है आपको बताना है। तो इसका उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर क्या है, देख लीजिए कि एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन। ठीक है, आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन ये मतलब प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर क्या है कि अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बच्चा बच्चा जानता है, एडम स्मिथ इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये सब तो नॉर्मल सा प्रश्न है सर, आपको जानना पड़ेगा। फिर आगे क्या है देखिए, यहां पर अगला जो प्रश्न है क्या कि निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है। देखिए, भारत का बात हो रहा है, जब भारत का बात होगा तो यहां पर आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। क्या हो जाएगा, रघुराम राजन इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर क्या देख लीजिए कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। ये जो कथन है किस अर्थशास्त्री ने दिया है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी मार्शल इसका सही आंसर होगा। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए सर अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि निम्नलिखित में किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। व्यष्टि का बात हो रहा है कि व्यष्टि में एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग मतलब पर्टिकुलर एक चीज का मतलब एक का अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कौन वाला एक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें हमारा एक है, तो ये एक फॉर्म के संतुलन, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, एक फॉर्म के संतुलन, क्योंकि यहाँ पर ये एक वाला है, इसमें एक चीज का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या देख लीजिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि किसी वस्तु का मांग फलन, देखिए यहाँ पर मांग फलन दिया हुआ है q बराबर 20 माइनस 2p। ठीक है, तो लिख देते हैं q बराबर 20 माइनस 2p, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, फिर आगे लिखा कि तथा बाजार में उस वस्तु के 20 उपभोक्ता है। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो 20 है इसको आप सिंपल से यहाँ पर गुना कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20 और 20 को गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 400। ठीक है, फिर माइनस का माइनस और 20 दूने, देखिए यहाँ पर 20 और 2 को गुना करेंगे 20 दूने कितना देगा 40, तो 40p। तो 400 माइनस 40p इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 400 माइनस 40p। देखिए सर कुछ नहीं करना, इसको और इसको आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है। तो अर्थशास्त्र से उपयोगिता का जो मतलब होता है क्या होता है कि आवश्यकताओं की संतुष्टि, इसका मतलब क्या होता है, आवश्यकताओं की संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर क्या देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है, किसका मान ऋणात्मक हो सकता है आपको बताना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो सीमांत उपयोगिता। देखिए एक्चुअल में सीमांत उपयोगिता जो होता है जब उसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है कुछ इस प्रकार से, तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर इस लाइन से नीचे की ओर आ जाता है, जब नीचे की ओर आ जाता है मतलब क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो जो सीमांत उपयोगिता होता है इसका जो ग्राफ होता हुआ मतलब एक्चुअल में जो सीमांत उपयोगिता होता है ना उसका ही मान ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं आप लोग, क्या कि संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से क्या करता है, तो अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करता है। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतम। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है कि एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर एक उपभोक्ता, यहाँ पर एक खाली स्थान है, की आय खर्च होती है, क्या होगी। देखिए बात सिंपल है, जैसे ये हमारा ग्राफ हो गया, मान के चलिए ये हमारा ए बी है और ये क्या है, ये मान के चलिए आपका क्या है, बजट रेखा है। क्या है, बजट रेखा है। अब देखिए जिस व्यक्ति का जितना बजट रहता है उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे इसका बजट इतना है तो ये इसकी इस पार नहीं जा पाएगा, क्योंकि मतलब देखिए अगर आपको मान के चलिए मोबाइल खरीदना है, उस मोबाइल का दाम है अगर मान के चलिए अगर दाम है 10,000 रुपया और आपके पास मात्र 8,000 रुपया पैसा है, तो आप लोग उस मोबाइल को नहीं खरीद सकते क्योंकि आपका जो बजट रेखा है 8,000, आप उसको पार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होता है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए इसमें क्या होता है, एक्चुअली में आपका जो भी पैसा रहेगा वो संपूर्ण खर्चा हो जाता है, इसलिए 11 का राइट आंसर क्या हो
जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए बी के मध्य बिंदु में यहाँ पर मांग का जो लोच का जो मान होगा ये आपको हमको निकालना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार समझाया, कैसे मैंने आपको बताया। इस तरह का जो ग्राफ होता है, देखिए बीच वाला ये जो होगा यहाँ पर ई बराबर कितना होता है 1 होता है। जैसे हम लोग नीचे की ओर जाएंगे ना, नीचे की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो ये घटते जाता है और एकदम यहाँ पर ये जो बिंदु होता है यहाँ पर हमारा ई का मान 0 हो जाता है। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर ये जो वाला बिंदु होगा ना, यहाँ पर ये हमारा होता है ई का मान यहाँ पर अनंत हो जाता है। और यहाँ पर इसका जो ये वाला जो बीच होगा यहाँ पर क्या होता है, ये जो ई का मान होता है 1 से कम होता है और यहाँ पर ये जो होता है यहाँ पर ई का मान 1 से ज़्यादा होता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत बार पढ़ाया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्चुअल में जी हमारा कहाँ पर एकदम बीच में है, तो बीच में क्या होने से क्या होता है, वहाँ पर 1 के बराबर होता है। इसलिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता कौन नहीं है। कौन नहीं है आपको बताना है। तो इसका एक्चुअल में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, उपयोगिता को गिनती की संख्या में मापा जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। जिस प्रकार से आप लोग मैथ का जो नॉर्मल सा जो क्वेश्चन बनाते हैं बिल्कुल वैसे बन जाएगा कि एक उपभोक्ता अपने आय 20 रुपया को 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर खर्च करने के लिए इच्छुक है। ठीक है, दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रम से 4 रुपये 5 रुपये है। ठीक है, और इसका मात्रा एक्स और वाई लिया जा रहा है। देखिए बात बहुत सिंपल है सर। मान के चलिए रसगुल्ला आपको खाना है। ठीक है, रसगुल्ला खाना है आपको। रसगुल्ला का दाम है 4 टका। कितना दाम है 4 टका। और आप मान के चलिए ले रहे हैं 10 पीस रसगुल्ला, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो 10 चौके 40 टका गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही फंडा है, रसगुल्ला का दाम है 4 टका और यहाँ पर एक्स रसगुल्ला लिया जा रहा है, तो 4 गुना एक्स क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। उसी प्रकार से गुलाब जामुन का दाम है 5 टका, तो 5 और यहाँ पर वाइट हो मतलब वाई गुलाब जामुन लिया जा रहा है, तो 5 गुना वाई कितना हो जाएगा 5 वाई हो जाएगा। और इसका यहाँ पर पैसा कितना टका है 20 टका है, तो 4x + 5 वाई बराबर 20 टका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर 4x + 5 वाई बराबर 20। सिंपल सा फंडा है जिस प्रकार से हम लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नॉर्मल सा, बस वैसे ही। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से 2 वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा पेप्सी और कोका कोला। क्या हो जाएगा पेप्सी और कोका कोला, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या दिया गया है, देख लीजिए कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष यानी कि y अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो इस केस में यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो जाता है, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाता है 0 हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि उत्पादन से क्या तात्पर्य है। उत्पादन का एक्चुअल में माने क्या होता है, तो आगत का निर्गत में रूपांतर, नई उपयोगिता का सृजन, साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण। तो ये मतलब सब सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन 18 के परिवर्तित साधन के सापेक्ष कुल उत्पाद में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, एक्चुअली में इसको बोला जाता है सीमांत उत्पाद। क्या बोला जाता है सीमांत उत्पाद। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया कि उत्पादक कौन होता है। उत्पादक कौन होता है आपको बताना है। तो उत्पादक जो हमारा होता है कौन होता है कि साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति जो होता है यही होता है उत्पादक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाइयों के प्रयोग से किसी वस्तु की 24 तथा उत्पत्ति की 6 इकाइयों के प्रयोग से 30 इकाइयों का उत्पादन होता है। तो सीमांत उत्पादन का मान क्या होगा। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो एक्चुअल में सही आंसर आ जाएगा 6 इकाई आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आपका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो 20 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगम को क्या कहा जाता है। तो इसी को बोला जाता है सीमांत आगम। इस यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सीमांत आगम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमें दिया गया है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुल परिवर्तन से लागत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि किसी वस्तु का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर मूल बिंदु से गुजरता माने यहाँ से गुजरता है। जब सर यहाँ से गुजरता है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर क्या दिया गया है आप लोग देख सकते हैं। क्या है कि मान लिया जाए कि एक बाजार में 3 एक जैसे फॉर्म है तथा वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई पर एक फॉर्म वस्तु की 50 इकाई की पूर्ति करती है। तो वस्तु की बाजार
क्या होगी? कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये जो 3 है और ये 50 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 150। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर है कि 150 इकाई। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है कि एक उत्पादक किसी वस्तु की 5 इकाई बेचकर 50 रुपये तथा उसी वस्तु की 6 इकाई बेचकर 7 रुपये प्राप्त करती है, तो सीमांत आगम का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आप हमें सीमांत आगम निकालना है। देखिए बात बहुत सिंपल होता है कि सीमांत आगम आप लोग किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए कैसे आपको करना है, यहाँ पर वैल्यू कितना है 70 है, तो यहाँ पर 70 ऊपर में लिखिए। फिर यहाँ पर क्या है 50 है, -50 करिए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है 6 है, 6 यहाँ पर लिखिए। फिर यहाँ पर क्या है 5, तो 5 यहाँ पर लिखिए और घटा दीजिए। तो 70 में 50 जाने से कितना बचेगा, 70 में 50 जाने से बचेगा 20, और नीचे हमारे 6 में 5 जाने से कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो मैंने 20 बटाई यानी कि 20, इसका आंसर आ गया। कितना आ गया 20। देखिए कितना सिंपल है, इसे आपको बनाना था। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 रुपये इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर क्या दिया गया, आप लोग देख सकते हैं कि लाभ अलाभ बिंदु की प्राप्ति होती है जब, कब? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब टीआर और एमसी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आप लोग किताब वगैरह में, गेस्ट पेपर वगैरह में देख सकते हैं, उसमें भी यही चीज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए कि अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद करता है जब कीमत, ठीक है, क्या होता है जब कीमत, क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनकी न्यूनतम एबीसी से कम होती है। जब न्यूनतम एबीसी से कम होती है तब ये चीज हो जाता है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या दिया गया है कि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, तो सामान्य। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमें क्या दिया गया है कि एक वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र, यहाँ पर देखिए क्यू का मान और यहाँ पर भी क्यू का मान दिया गया है, तो साम्य कीमत क्या होगी? देखिए बात बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी ये भी आपका क्यू का मान है, ये भी आपका क्यू का मान है, तो ये वाला और ये वाला जो वैल्यू होगा ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या क्या है 10 - 2p है बराबर क्या है 5 + 3p है। तो पी वाला एक जगह पे करिए और संख्या वाला एक जगह पे कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, जैसे यहाँ पर -2p है तो -2p रहने देते हैं, +3p है इधर आने से -3p हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 5 है तो 5 रहने देते हैं, +10 है इधर आने से कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब यहाँ पर -2p और -3p कितना हो जाएगा -5p हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्या है 5 और -10, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, तो -5 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 बचेगा, कि पी का मान यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, पी का मान कितना आया 1 आया। माने सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर सिंपल से एक बात आप लोग याद रखिए, यहाँ पर ये जो 10 - 2p दिया है और जो 5 + 3p दिया है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो p बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 ना, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया कि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो पूर्ति कीमत लोच का मान। जैसे लोच का मान तो मैं आपको बहुत बार समझाया, चलिए सर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर करना आपको क्या है, यहाँ पर ये जो है ना ये वाला, इसको आपको ऊपर में लिखना है, और ये जो 5% ये आपको नीचे में लिखिए, प्रतिशत कट जाएगा, 4 और 5 को जब भागा देंगे तो 0.8 आएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसी फॉर्म के लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो लाभ होता है उसको हम लोग दर्शाते हैं TR - TC के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा TR - TC। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है कि फॉर्म के संतुलन के लिए किस शर्त का पूरा होना आवश्यक है, कौन सा शर्त होना चाहिए, तो MR बराबर MC, मतलब MR और MC आपस में बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है कि एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु के संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है जब, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि पूर्ति में कमी होती है, क्या होती है, जब पूर्ति में कमी होती है तब ये चीज होता है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया है कि श्रम से क्या तात्पर्य है, तो श्रम का यहाँ पर क्या तात्पर्य होगा आपको बताना है। तो श्रम से हमारा तात्पर्य हो जाएगा कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य घंटा, ये होता है आपका श्रम। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि यदि श्रम का सीमांत उत्पाद MPL तथा वस्तु का मूल्य P है तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, हमें बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है P है, तो P हो जाएगा P गुना, और यहाँ पे ये जो MPL है इनको आप गुना कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो गुना वाला है ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर क्या दिया गया है देख लीजिए। तो क्वेश्चन में 36 दिया गया कि एक एकाधिकार वस्तु की मांग की लोच एक से अधिक होती है जब, ठीक है। तो यहाँ पर कब सर ऐसा होता है, जब सीमांत आय धनात्मक होती है, जब सीमांत आय का मान धनात्मक होगा तब ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि दीर्घकाल में संतुलन अवस्था में एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन की मात्रा यहाँ पर खाली स्थान होती है, क्या होती है बताना है। तो यहाँ पर अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है। आगे चलिए ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता होती है।
तो ये आपका कैसा बाजार, तो एकाधिकार वाला बाजार, ठीक है, एकाधिकार बाजार। क्वेश्चन नंबर 39 क्या देख लीजिए कि दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होती है, तो यहाँ पर वही आंसर हो जाएगा, एकाधिकार बाजार ही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या होती है, कितनी होती है, तो एक होता है सर, एक होता है, एक, याद रखिएगा। ऐसे देखिए मैंने इसको गूगल में भी सर्च किया तो मुझे एक ही मतलब दिखाई दिया, फिर मैंने गेस्ट पेपर वगैरह में देखा तो वहाँ पर भी एक ही दिया हुआ था। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसका एक नहीं होगा, इसका कोई कोई बोलेगा कि अधिक होगा, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में सर इसका आंसर जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका ए ही होगा, एक ही होगा, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे छानबीन करके देख लिया है। तो अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।